नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में। यहाँ हम आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जीव विज्ञान को पढ़ाते हैं और उसके नोट्स भी आपको बिल्कुल हिंदी में देते हैं। जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे NCERT बेस्ड होते हैं। हम आपको यहाँ जो भी पढ़ाते हैं वो NCERT के हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ना है और उसके नोट्स आपको NCERT के हिसाब से चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है हम कक्षा 12वीं के अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अध्याय 2 को पढ़ रहे थे। अध्याय 2 में मैंने इससे पहले भाग 1 को पढ़ा दिया है, ठीक है। भाग 1 में मैंने बताया था आपको पुष्प क्या होते हैं, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, उसके क्या क्या नाम होते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था, ठीक है। आज जो है हम भाग 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाग 2 में हम क्या पढ़ेंगे? भाग 2 में हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। जैसा कि हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती है, एक निषेचन पूर्व, एक निषेचन और एक निषेचन पश्चात। तो 3 घटनाएं होती है। तो 3 घटनाओं में आज हम पहला घटना जो होता है निषेचन पूर्व घटना, उसको पढ़ेंगे। निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती है उनको हम पढ़ेंगे। तो निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। तो इसमें देखिए निषेचन पूर्व घटनाएं, जैसा कि हम पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो पुष्प का नर भाग और स्त्री भाग इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले वाले भाग को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, उसको समझे। आपको जो है पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग को हम क्या कहते हैं, कौन सा नर भाग है, कौन सा मादा भाग है, कौन सा स्त्री भाग है, कौन सा नर भाग है, ये सब चीजों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो फिर आपको पूरा जो अध्याय है समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो अगर आपने भाग 1 को नहीं देखा है तो भाग 1 को आप पहले देखो, फिर आपको भाग 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। तो निषेचन पूर्व घटना में देखेंगे सबसे पहले कि हम नर भाग और स्त्री भाग, ये 2 भाग होंगे, ठीक है। किसी भी निषेचन में, किसी भी लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 2 जनक की आवश्यकता होती है। तो एक जनक क्या होगा? नर भाग, एक जनक नर होगा, दूसरा जनक मादा होगा, या स्त्री भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नर भाग क्या होता है? पुष्प में नर भाग पुमंग होते हैं, ठीक है। पुमंग को पुष्प का नर भाग कहते हैं और जायांग को पुष्प का स्त्री भाग कहते हैं, ठीक है। एक विशिष्ट पुंकेसर में 2 भाग होते हैं। पुंकेसर क्या? पुंकेसर नर भाग है, ठीक है। और एक विशिष्ट पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक प्राककोश होता है और दूसरा तंतु होता है, ठीक है। प्राककोश को हम लोग इंग्लिश में एंथर कहते हैं, ठीक है। यह एक द्विपालिका संरचना है। क्या है वो? एंथर प्राककोश जो है वो द्विपालिका संरचना होती है। द्विपालिका संरचना क्या होती है इसको मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तंतु फिलामेंट, यह एक लंबा और पतला डंठल होता है। इसका समीपस्थ सिरा थैलेमस या फूल की पंखुड़ी से जुड़ा रहता है, ठीक है। आपने अपने NCERT बुक्स में देखोगे आप, तो वहां पे देखोगे एक पुष्प का, मतलब एक पुष्प जो है एक डंटे के ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिखाया होगा। उस डंटे को, जो निकला हुआ डंटा रहता है उसको क्या कहते हैं? निकला हुआ जो एक पाइप जैसा नली रहता है उसको क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। इससे पहले वाले भाग में भी मैंने बताया था आपको तंतु किसे कहते हैं। तो आप इससे पहले वाले भाग को अच्छे से देखो, फिर आपको ये चीज समझ में आएंगी, ठीक है। विशिष्ट प्रागकोश की संरचना, ठीक है। अब हम देखते हैं विशिष्ट प्रागकोश की संरचना, ठीक है। प्रागकोश, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या द्विपालिका संरचना है, तो प्रागकोश की आप संरचना देखेंगे, ठीक है। ये एक विशिष्ट प्रागकोश द्विपालित होता है, ठीक है। जैसा कि ऊपर भी बताया कि यह एक द्विपालित संरचना है, तो ये एक विशिष्ट प्रागकोश जो होते हैं वो द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। जैसे देखिए, जैसा कि आप फिगर NCERT में भी दिया है, NCERT किताब में भी दिया है। जैसे देखिए ये प्रागकोश है, ठीक है। ये क्या है? प्रागकोश है। और देखिए जैसे यहाँ पे इसको बीच से हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? द्विपालित है। मतलब इसमें देखिए ये द्विपालित है कि ये 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चतुष्कोणीय है। और जैसे इसको बीच से अगर हम अलग कर देते हैं, ये एक पाली हो गया और ये एक पाली हो गया। ये क्या है? द्विपालित है। या आप इसको 2 कोष्ठ भी कह सकते हैं, द्विकोष्ठी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं, देखिए एक विशिष्ट प्रागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया, देखिए कि जैसे ये क्या है, ये चारों जो है ये 4 हैं, चारों अलग अलग कोने पे हैं, ये चतुष्कोणीय कहते हैं इसको, ठीक है।
और जब इनमें दो पाली होती है, क्या है, ये द्विपालित है, मतलब ये दो जो है ये अलग हैं और ये दो अलग हैं और दोनों एक एक पाली का निर्माण करते हैं। तो ये एक पाली हो गया और ये एक पाली हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, द्विपाली, और कभी कभी इनको द्विकोष्ठी भी कहते हैं। ये एक कोष्ठी और ये एक कोष्ठी, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं, ठीक है। सामने एक खांचे से अलग होते हैं और एक दूसरे से संवहनी उत्तक के एक बैंड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। देखिए ये बीच में जो है ये क्या है, संवहनी उत्तक है, ठीक है। उससे दोनों जो होते हैं जुड़े होते हैं, जिन्हें संयोजी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, संयोजी कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक परागकोश 4 भुजाओं वाले, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया सारे परागकोश में कितने भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। वो जो चारों साइड पे है, चारों कोने पे आपको गोल गोल जो दिख रहा है वो क्या है, 4 भुजाएं हैं, जिनको कि चतुष्कोणीय कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक परागकोश 4 भुजाओं वाले चतुष्कोणीय होता है और जो कोनों पर स्थित होता है, ठीक है। प्रत्येक पाली में 2, इसलिए परिपक्व परागकोश चतुष्की बीजाणुधन होता है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक जितने भी परिपक्व होंगे परागकोश जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो क्या होता है, चतुष्की बीजाणुधानी होता है। और यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागकुट्ठी बन जाता है, ठीक है। परागकुट्ठी बन जाता है। मैंने आपको जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए जब ये विकसित होगा, ठीक है, विकसित होकर यहाँ देखिए ये सब जो परागकण है और ये पूरा पैक होंगे तो ये क्या होंगे, परागकुट्ठी होंगे। परागकुट्ठी क्या होंगे, परागकण से ठसाठस भरे हुए होंगे, ठीक है। और जब वो फूटते हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जब ये फूट गए तो इससे क्या हो गया, सारा परागकण निकल गया और एक जगह से दूसरी जगह किसी भी माध्यम से, जैसे हवा के द्वारा, ठीक है, या किसी तितली के द्वारा, पक्षी के द्वारा अपने ही जैसे दूसरे पौधे पर गए। जैसे कि ये क्या है, नर भाग है, तो दूसरे पौधे में जो मादा भाग होगी वहां पे जाएंगे ये और वहां पे जो है ये अपना निषेचन करेंगे, ठीक है, प्रजनन जनन करेंगे, ठीक है। इससे मैंने बताया है पहले वाले भाग में जनन कैसे होता है, तो वहां जो है ये जाएंगे और वहां जनन करेंगे, ठीक है। अब देखिए लघु बीजाणुधनी अनुलंबत, ठीक है, अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तृत होते हैं और परागकणों से ठसाठस भर जाते हैं, ठीक है। जब ये परागकुट्ठी बनाते हैं लघु बीजाणुधनी, तो ये अनुलंबत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तृत होते हैं, ठीक है। परागकोश की जितनी भी लंबाई होती है उतनी तक विस्तृत होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। उसमें बहुत सारे परागकण होंगे, ठीक है, और परागकणों से ठसाठस भरे हुए होंगे। और जब वो परागकण के वो जो है परागकोश जो है वो जब फूटते हैं, ठीक है, परागकोश जब फूटते हैं तो उससे बहुत सारे परागकण निकलेंगे। और परागकण क्या है, हवा के माध्यम से, तितली के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, या कभी कभी हमारे हाथों में भी, जैसे हम किसी फूल को छूते हैं फिर वही हाथ से दूसरे फूल को छूते हैं, तो उस माध्यम से भी क्या है कि वो एक जगह से नर भाग से स्त्री भाग पे चले जाते हैं, ठीक है, और वहां जाके वो जनन करते हैं, ठीक है। देखिए लघु बीजाणुधनी की संरचना कैसे होती है, अब हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ रूप से देखने पर एक लघु बीजाणुधनी में गोलाकार रूपरेखा दिखाई देती है, ठीक है। जब हम उसको अनुप्रस्थ रूप से देखते हैं तो उस लघु बीजाणुधनी में क्या होता है, एक गोलाकार रूपरेखा दिखाई देता है, ठीक है। जब हम उसको देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक गोलाकार रूपरेखा दिखाई देता है जो कि 4 परतों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। उसमें क्या होंगे, 4 परत होंगे। जैसा देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये लघु बीजाणुधनी है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 है, ठीक है, 4 क्या है, 4 परत है, ठीक है। जैसे देखिए सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, अंत स्वत्वचा कहता है, अंत स्वत्वचा कहते हैं, ठीक है। बाहरी सबसे बाहरी परत जो होगा, सबसे पहला परत जो होगा उसको कहेंगे अंत स्वत्वचा, ठीक है, अंत स्वत्वचा। अब दूसरे परत को क्या कहते हैं, दूसरे परत को कहते हैं मध्य अंत स्थिसियम, दूसरे परत को कहते हैं अंत स्थिसियम। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे परत को क्या कहते हैं, अंत स्थिसियम कहते हैं, और तीसरे परत को क्या कहते हैं, मध्य परत, ठीक है। तीसरे परत को क्या कहेंगे, मध्य परत कहेंगे। और सबसे आखिरी में जो होगा, सबसे अंदर जो होगा, सबसे अंदर वाले परत को क्या कहेंगे, टेपेटम कहेंगे, ठीक है। सबसे अंदर वाले परत को क्या कहेंगे, टेपेटम कहेंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ इससे पहले वाले फिगर में देखिए, जैसे ये, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, ये क्या है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। जैसे देखिए चारों कोने पे एक एक है, ठीक है, स्पोर्ट, ये क्या है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको परत दर्शाया हुआ है, ये मध्य परत है, ये टेपेटम है, ठीक है, और ये बीजाणुजन उत्तक है, ठीक है। ये देखिए ये जो गोल जैसा ये क्या है, बीजाणुजन उत्तक है, ये अंतस्थिसियम है और ये अंतस्वर्णा है, ठीक है। और देखिए ये जो अंत संयोजी है, ये क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। दोनों जो, जैसे देखिए ये जो द्विपालित हैं, ठीक है, इनको क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इनको क्या कहते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम कौन करता है, तो जोड़ने का काम संयोजी करता है, ठीक है। जोड़ने का काम क्या करता है, संयोजी करता है, जिन्हें सहवनी उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो दोनों
जो दोनों जो द्विपालित हैं, जो दोनों जो अलग अलग कोष्ठ हैं जिनको कि द्विकोष्ठी कहते हैं, तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है? इनको जोड़ने का काम जो है संवहनी उत्तक करता है, ठीक है, संवहनी उत्तक करता है, जिन्हें हम लोग संयोजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर क्या होता है, ये लघु बीजाणु ध्वनि बनाता है, और लघु बीजाणु ध्वनि में कितने लेयर होते हैं? 4 परत होते हैं, ठीक है, 4 परत होते हैं। तो सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं हम लोग? अंत सत्वचा कहते हैं, ठीक है, अंत सत्वचा कहते हैं। उसके बाद जो होगा, मतलब सबसे बाहर, जो सबसे बाहर होगा, जैसे हमारा त्वचा है, ठीक है, उसी तरह से उसका जो सबसे बाहर वाला होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? अंत स्वत्वचा कहेंगे, ठीक है। उससे अंदर वाले को क्या कहेंगे? अंतस्थिसियम कहेंगे। उससे अंदर वाले को क्या कहेंगे? मध्य परत कहेंगे। और सबसे अंदर में जो रहेगा, सबसे अंदर में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? टैपिटम कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तीनों को देख लिया, बाहत्रीम एकल परत और कार्यों में सुरक्षात्मक, ठीक है। बाह्य त्वचा भी कहते हैं जिसको, बाह्य त्वचा या अधस्वत्वचा दोनों कह सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने बाह्य त्वचा लिखा है, आप अंतस्वत्वचा सा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अंतस्वत्वचा देते हैं, ठीक है, सुरक्षा करते हैं उनकी बाहरी से, बाहर वातावरण से, ठीक है। अंतस्थिसियम, अंतस्थिसियम क्या कहते हैं? जिसको हम लोग इंग्लिश में एंडोथीसियम कहते हैं। इस परत की कोशिकाएं में आंतरिक स्पर्श रेखा दीवार से उत्पन्न होने वाले एक सेल्यूलोजिक रेशेदार बैंड होता है, ठीक है। किसका बना होता है? तो ये सेल्यूलोजिक रेशेदार बैंड का बना होता है, ठीक है। और उनके हाइग्रोस्फेरिक प्रकृति के कारण परागकोश के विच्छेदन में मदद करता है। परागकोश के किस में मदद करता है? विच्छेदन में मदद करता है, ठीक है। मध्य परत, यह 1 से 3 परत वाली होती है, ठीक है, 1 से 3 परत वाली होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो परत है वो क्या है? मध्य परत है, ठीक है। यह परिपक्वता पर पतित हो जाते हैं, ठीक है, यह परिपक्वता पर क्या होता है? पतित हो जाते हैं। टैपेटम, यह परागकोश की दीवार की सबसे भीतरी परत है, ठीक है। टैपेटम क्या है? सबसे भीतरी दीवार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे लास्ट में जो होंगे वो क्या होंगे? परागकोश की दीवार जो होंगे वो टैपेटम होंगे, जिसको हम लोग टैपेटम कहेंगे, ठीक है। जो स्पोरोजेनस उत्तक के घेरे रहती है, ठीक है, जो स्पोरोजेनस उत्तक जो है, जो लघु बीजाणुजन उत्तक है, ठीक है। स्पोरोजेनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप लघु बीजाणुजन उत्तक कर लीजिएगा, ठीक है। तो लघु बीजाणुजन उत्तक को घेरे रहती है, ठीक है। बाहरी 3 परतें पराग की रक्षा करती है। बाहरी 3 परतें किसकी रक्षा करती है? पराग की रक्षा करती है, ठीक है। बाहर की जो 3 परतें वो पराग की रक्षा करते हैं और परागकोश को अलग करने में मदद करती है, ठीक है। और परागकोश को जो है अलग करने में मदद करती है, परागकण से परागकोश को अलग करने में मदद करती है। और बाहरी 3 परत जो है पराग की रक्षा करती है, परागकण की रक्षा करती है, ठीक है। जिसमें पराग निकलता है, जिससे पराग निकलता है, टेपेटम पराग कणों का पोषण करता है। टेपेटम क्या करता है? टेपेटम का क्या काम है? तो वो पराग कणों को जो है पोषण करता है, पराग कणों का पोषण करता है, ठीक है। टेपेटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय होती है। टेपेटम की कोशिकाएं क्या होती है? बहुकेंद्रीय होती है, ठीक है। उनमें बहुत सारे केंद्र होंगे, बहुकेंद्रीय होंगे। और इनमें सघन कोशिका द्रव्य होता है। इनमें क्या होगा? सघन कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है। एक युवा परागकोश, मतलब एक जो मैच्योर परागकोश है, ठीक है, एक परागकोश में सघन रूप से व्यवस्थित समरूप कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसे लघु बीजाणु जन उत्तक कहा जाता है, ठीक है। एक जो मैच्योर होगा पूरी तरीके से, ठीक है, परिपक्व परागकोश जो होगा, तो एक परिपक्व परागकोश में सघन रूप से व्यवस्थित समरूप कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिससे कि हम लोग लघु बीजाणुजन उत्तक कहा जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग लघु बीजाणुजन उत्तक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, इस फिगर को मैं आपको फिर से समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, ये द्विपालित है, इसके बाद इसको भी मैंने समझाया कि आपको ये क्या है, तो लघु बीजाणु ध्वनि है, ठीक है। लघु बीजाणु ध्वनि में कौन कौन से पार्ट होते हैं? इनके 4 परत होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। पहला परत क्या है? अंत स्वत्वचा है, ठीक है, जिसको हम लोग बाह्य त्वचा भी कहते हैं। दूसरा क्या है? अंतस्थिसियम है। तीसरा क्या है? मध्य परत है। और चौथा क्या है? टैपिटम है, ठीक है। तो टैपिटम है, और फिर ये देखिए, ये जो लाल लाल है ये क्या है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ठीक है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका मतलब क्या है? इनसे जो है क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे, लघु बीजाणु भी बनेंगे, ठीक है, दोनों बनेंगे। अब देखिए, जैसे ये देखिए, ये क्या है? जब ये परागकोश जो है परागकणों से ठसाठस भर गया, और जब ये पूरा भर जाता है और परागकोश जो है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, इसमें क्या होता है? कहीं से ये टूट जाता है और वहां पे क्या होता है? वहां से जो परागकण निकलने लगता है, ठीक है। वहां से परागकण निकलता है, और परागकण क्या होता है? पक्षी के माध्यम से, तितली के माध्यम से, हवा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो है नर भाग से जो क्या स्त्री भाग पे जाते हैं, ठीक है। नर भाग से स्त्री भाग पे जाते हैं और वहां अपना ये जनन करते हैं, वहां पे ये निषेचन करते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु जनन, ठीक है। देखिए, अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इनको देखते हैं हम, ठीक है। यह प्राग मातृ कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन जो है क्या है? यह प्राग मातृ कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है।
प्राग मातृ कोशिका मतलब प्राग मातृ कोशिका से जो सूक्ष्म बीजाणु बनेंगे, मतलब छोटे छोटे सबसे सूक्ष्म बीजाणु जो होंगे, वो जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो किसके अंदर आएगा, लघु बीजाणु जन्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे ही प्रागकोश में विकास होता है, जैसे ही प्रागकोश में विकास होता है, बीजाणु जन्म उत्तक अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इससे पहले भी मैंने बताया, इससे पहले वाले अध्याय जो मैंने पहला अध्याय पढ़ाया था उसमें बताया था आपको अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन एक सिंपल भाषा में समझिए। जैसे देखिए ये क्या है, ये एक पुष्प है। ठीक है, इसका पुष्प जो है लघु बीजाणुधनी बीजाणु जन्म समझे। ठीक है, ये जैसे बीजाणु जन्म उत्तक है, ये क्या होगा, इसमें जैसे 2n है। ठीक है, मान के चलिए इसमें 10 क्रोमोजोम है। ठीक है, 10 क्रोमोजोम है, ये क्या होंगे, फिर इससे जो है ये आधे हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे, अर्धसूत्री विभाजन होंगे। इससे आधे होकर ये क्या कर लेंगे, ये 5-5 का कर लेंगे। ठीक है, ये 5 दोनों अलग अलग 5-5 उत्तक बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है विभाजन जो करेंगे, फिर इससे 4 बना लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, लोग अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। ठीक है, और फिर वो चारों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चारों अलग अलग होंगे और अपना जहां भी होगा उनका स्त्री भाग होगा वहां जाके वो जनन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही प्रागकोश में विकास होता है तो बीजाणु जन्म उत्तक अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है। जैसे कि कोई कोशिका है, उसके अंदर जो है 10 क्रोमोजोम है। ठीक है, तो 10 क्रोमोजोम है, तो जब वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरेगा तो वो 5-5 हो जाएंगे। ठीक है, 10 से 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गए, अर्धसूत्री विभाजन हो गए। ठीक है, तो आपको अर्धसूत्री विभाजन और अच्छे से समझना, इससे पहले वाले अध्याय में आप देखना, मैंने आपको वहां पे अर्धसूत्री विभाजन समझाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं हर जगह पे उसको विस्तार से समझाने लगा, विस्तारित करके समझाने लगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को बोरिंग महसूस होने लगेगा पढ़ने में, जिसके कारण मैं वीडियो को छोटा रखता हूँ। ठीक है, आप जो भी मैं बोलता हूँ, अब मैंने उसको हर चीज को आपको पढ़ाया हुआ, जिस चीज को मैंने नहीं पढ़ाया है उसको जो है मैं विस्तारित रूप से पढ़ा देता हूँ। तो आपको पढ़ना है कि क्या होता है ये, तो आप इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन की निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता है। ठीक है, जिसमें लघु बीजाणु चतुष्टय बनता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि लघु बीजाणु क्या होते हैं, चतुष्टय बनता है। चतुष्टय क्या होते हैं, ऊपर मैंने बताया कि चारों कोने पे जो है एक एक लघु बीजाणु जन्म उत्तक होंगे, जो कि चतुष्कोणीय कहते हैं और उसको चतुष्टय भी कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जन्म उत्तक के प्रत्येक कोशिका में चतुष्टय को जन्म देने की क्षमता होती है। लघु बीजाणु जन्म जितने भी लघु बीजाणु जन्म उत्तक की जितनी भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनमें क्या होंगे, एक नए चतुष्टय को जन्म देने की क्षमता होती है। ठीक है, चतुष्टय क्या होती है, तो चतुष्टय जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि इसको क्या कहेंगे हम लोग, चतुष्टय कहेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 ये क्या है, लघु बीजाणु जन्म उत्तक है, और ये बीच में क्या है, संयोजी है, जो कि इनको जोड़ने का काम करता है। ये दोनों जो द्विपालित है इनको जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, लघु बीजाणु जन्म उत्तक हो गए। ठीक है, और वो क्या है, चतुष्टय बनाते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु जन्म उत्तक के प्रत्येक कोशिका में नए चतुष्टय को जन्म देने की क्षमता होती है। लघु बीजाणु जन्म उत्तक की जितनी भी कोशिका है उनमें क्या होता है, कि नए चतुष्टय को जन्म देने की, नए चतुष्टय को बनाने की क्षमता होती है। इसलिए प्रत्येक कोशिका की एक संभावित परागकण है, इसलिए सब पर जितनी भी कोशिका है उनकी एक सभी की संभावित परागकण है। क्योंकि जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है, सूक्ष्म बीजाणुजन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणुजन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे, जैसा मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये एक मतलब ये एक लघु बीजाणुजन है। ठीक है, तो लघु बीजाणुजन उत्तक है, इसमें कितना है, 10 है। ठीक है, 10 क्रोमोजोम है। फिर ये अर्धसूत्री विभाजन किया, ये 5-5 हो गया। ठीक है, फिर ये अर्धसूत्री विभाजन किया और ये 2 थे, यहां से फिर इसने क्या किया, 4 बना लिया, और चारों में क्या हो गया, आधे आधे सब में क्रोमोजोम इनके, जैसे यहाँ 5-5 थे तो उनमें इसके आधे आधे चले जाएंगे। ठीक है, और जब ये परिपक्व हो जाएंगे, जब ये पूरा परिपक्व हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, अपने चारों तरफ जो एक लेयर बनाएंगे, एक परत बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये अलग अलग हो जाएंगे, चारों जो है अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए और ये अलग हो गए। और ये क्या करेंगे, फिर हवा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से स्त्री भाग में जाएंगे और वहां जाके जनन करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए प्रत्येक कोशिका एक संभावित परागकण है। क्योंकि जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है, सूक्ष्म बीजाणुजन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कि जैसे ये है, यहाँ पे 10 क्रोमोजोम था, मान के चलिए, मानना है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा किस पुष्प में कितने होंगे, आपको मानना है जैसे इसमें 10 क्रोमोजोम था। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन की और ये 5-5 हो गए। ठीक है, देखिए ये जैसे इसमें 5-5 हो गए, फिर ये विभाजन की और इसमें देखिए ये 2 थे, यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, अब ये चारों जो है क्या होंगे, या 2 ही है तो 2 ही क्या होंगे, या 4 बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया मैंने, चतुष्टय बनाएंगे, ये जब 2 बनाए, ठीक है, अब ये 2 क्या है, फिर से
सूत्री विभाजन करेंगे और क्या करेंगे, 4 बना लेंगे, 4 उत्तक बनाए, ठीक है। चारों क्या करेंगे, सूक्ष्म बीजाणुजन एक दूसरे से अलग जो हो जाते हैं और परागकणों में विकसित हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे, जब ये परिपक्व होंगे तो ये चारों जो अपने चारों में लेयर बनाएंगे, ठीक है। चारों तरफ से एक परत बन जाएगा इनके अंदर जो इनको ठोस मजबूती देने का प्रदान करेगा कोशिका द्रव्य को, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये चारों जो है जब परिपक्व हो जाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। देखिए ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए और ये अलग हो गए, और ये किसी भी माध्यम से अपने स्त्री भाग के पास जाएंगे और वहां पे जनन करेंगे, ठीक है। परागकण जो है किसी भी माध्यम से स्त्री भाग पे जाते हैं और वहां पे जाके ये जनन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है जितना मैंने आपको आज समझाया उतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो सारे क्या एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आप एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक को पढ़ो वो सारे यहाँ पे मैं कवर करता हूँ। जितने भी लाइन है उन सबको मैं अच्छे से समझाता हूँ और हर लाइन में एक ना एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दे रहा हूँ तो यही आपके लिए नोट्स भी है, तो आप इसको लिखते जाओ अच्छे से और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप उसको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले भाग में कल, तब तक के लिए बाय।